Have you a nice day and nice morning all the students. मैं जगरूप सर मल्लामा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत नंदन और अभिनंदन करता हूं। I hail, receive and welcome all the students in the online class of Mallama Public School. Welcome to Mallama Public School. All the students are also welcomed in the online class of Mallama Public School. Mallama Public School. Please watch this video once or twice and you will understand everything. तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक कविता जिसका नाम है लेमेंट। बताओ क्या नाम है बेटे? लेमेंट। लेमेंट, L-A-M-E-N-T, लेमेंट। लेमेंट कविता का नाम क्या है बेटे? लेमेंट। L-A-M-E-N-T, लेमेंट। बेटे समझ में आया? इस कविता का नाम क्या है? लेमेंट। इसके जो कवि हैं लेमेंट के वे हैं पीबी शैली। बताओ क्या? पीबी शैली, परसी बायसी शैली। पीबी शैली ने कविता लिखी है लेमेंट। सबकी समझ में आया? लेमेंट। लेमेंट कविता को किसने लिखा? पीबी शैली ने इसकी रचना की है। इसके रचनाकार का नाम क्या है? पीबी शैली। पीबी शैली इज द पोएट ऑफ ए पोएम। पोएट ऑफ ए पोएम द लेमेंट। द लेमेंट, ए लेमेंट लिखा है बेटे। इसके पहले है ए लेमेंट। पीबी शैली इज द पोएट ऑफ द पोएम नेमली ए लेमेंट। A lament is the poem composed by P.B. शैली। P.B. शैली ने इस कविता को लिखा है। P.B. शैली इस कविता के कवि हैं। P.B. शैली इस कविता के रचनाकार हैं। बेटे समझ में? रचनाकार, कविता में रचनाकार कहा जाता है या कवि कहा जाता है। और जब हम प्रोस पढ़ते हैं उसमें लेखक आता है बेटे। सबकी समझ में आ गया प्यारे बच्चे? ए लेमेंट कंपोज्ड बाय पीबी शैली। पीबी शैली इज द पोएट ऑफ द पोएम ए लेमेंट। ए लेमेंट इज ए पोएम कंपोज्ड बाय पीबी शैली। अब इस कविता के विषय में कहानी सुनो प्यारे बच्चे। इस कविता की कहानी सुनो। कहानी, इसका स्टोरी क्या है? इसका स्टोरी बेटे बताओ। लेमेंट, लेमेंट का स्टोरी क्या है? लेमेंट की क्या कहानी है? लेमेंट में क्या है? तो लेमेंट कहानी में पीबी शैली ने अपनी स्वयं की दशा पर निराशा व्यक्त की है। पीबी शैली ने अपनी शरीर की स्वयं की दशा पर निराशा व्यक्त की है। लेमेंट का अर्थ होता है विलाप। बताओ क्या? विलाप। विलाप करना, रोना, विलाप। ए लेमेंट, इसी लेमेंट को हम क्या कहते हैं? निराशा। निराशा भी कहते हैं, लेकिन होता क्या है? विलाप। बेटे समझ में आया? ए लेमेंट माने विलाप। एक विलाप, विलाप माने रोना, विलाप माने रोना। रोते हैं अपनी दुर्दशा पर, अपनी शारीरिक अवस्था पर, अपनी शारीरिक दशा, शारीरिक अवस्था के ऊपर विलाप करते हैं। निराशाजनक बेटे, निराशाजनक मस्तिष्क से बहुत कुछ कहते हैं पीबी शैली। सबकी समझ में आ गया? इतनी बात हो गई, समझ में आ गया है। तो निराशाजनक कविता क्या है? लेमेंट ये है। लेमेंट का तात्पर्य होता है विलाप या निराशा। कवि ने इस कविता में अपनी निराशा को व्यक्त किया है। सबकी समझ में आ गया? कहोगे? तो पहली लाइन, पहले से दो ही स्टेंजा की कविता है। एक पहला स्टेंजा और एक दूसरा स्टेंजा है। दो ही स्टेंजा इस कविता में। पहले स्टेंजा में बताया गया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे पैर सीढ़ी के डंडे पर, ये सीढ़ी है,
बेटे क्या है ये सीढ़ी का डंडे सीढ़ी है और ये डंडे हैं। कहते हैं, बहुत ध्यान सुनोगे, ये संसार है, बहुत ध्यान से सुनोगे, क्या है संसार पहला। दूसरा क्या है जीवन, और तीसरा क्या है बेटे बोलो समय। बहुत ध्यान से सुनोगे प्यारे प्यारे बच्चों, संसार है, जीवन है और समय, इन तीनों को संबोधित करते हुए पीबी शैली कहते हैं। बहुत ध्यान सुनोगे प्यारे बच्चे, संसार जीवन और समय को संबोधित करते हुए कवि पीबी शैली व्यक्त करते हैं, कहते हैं क्या कि मैं संसार जीवन और समय रूपी सीढ़ी, ये सीढ़ी है, सीढ़ी को क्या माना गया है संसार, सीढ़ी को क्या माना माने जीवन को क्या माना गया है सीढ़ी, समय को भी सीढ़ी माना गया है। तो इसके अंतिम पायदान पर, अंतिम डंडे के ऊपर मैं क्या करता हूं, अंतिम डंडे के ऊपर मेरे पैर पड़े हुए हैं। अर्थात ये सीढ़ी को हटा दीजिए, संसार का अंतिम पायदान है, अर्थात अब मैं संसार को देख नहीं पाऊंगा, मेरी मौत निश्चित है, कहना ये चाहते हैं। कहता है सीढ़ी के अंतिम डंडे पर मेरे पैर पड़े हुए हैं, अर्थात सीढ़ी नहीं है अंतिम, सीढ़ी का डंडा अंतिम नहीं है, संसार रूपी सीढ़ी है। ये संसार में हमारे क्या है बताओ, संसार जो है उसके अंतिम पायदान पर मैं खड़ा हुआ हूं, अर्थात मेरी मौत निश्चित है और मैं मौत होने वाली है। इस कविता को लिखने के 1 साल बाद पीबी शैली की मौत हो गई थी। जीवन को संबोधित करते हैं, कहते हैं जीवन के अंतिम पायदान पर मैं खड़ा हुआ हूं, अर्थात अब मेरी जिंदगी के शेष ही दिन बचे हुए हैं और ये खत्म हो जाएगी। प्यारे बच्चे समझ में आया? समय को कहते हैं समय के अंतिम पायदान पर मैं खड़ा हुआ हूं, और समय का मतलब ये सीढ़ी को माना गया है, समय के पायदान पर खड़ा हुआ हूं, समय के अंतिम सीढ़ी नामक एक अंतिम डंडे के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं। इस पर इसका मतलब है समय हमारे पास से खत्म हो जाएगा, अर्थात हम इस दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। बताते हैं जब कोई आदमी बूढ़ा होता है तो जब इसी डंडे पर पैर रखेगा, यहां तक वो चढ़ा है, फिर लेकिन धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते यहां पर आ पाया। सबके समझ में आया? तो इस पर पैर किसके हैं इस डंडे के ऊपर? कहोगे पीबी शैली के। पहले तो चढ़ता गया नीचे से, सीढ़ी के ऊपर चढ़ता गया यहां तक, यहां से उतर कर आ रहा है धीरे धीरे, यहां पर पहुंचेगा मौत हो जाएगी। तो कहता है सीढ़ी के अंतिम डंडे के ऊपर मेरे पैर पड़े हुए हैं और वहां वे पैर कांप रहे हैं। कहता है क्या कर रहे हैं? कांप रहे हैं, अर्थात वृद्धावस्था, कभी नहीं बूढ़े हैं, कभी की उम्र तो अभी 25 ईयर्स की है, केवल 25 साल के हैं। देखो बिल्कुल पूरी तरह से जवान स्वस्थ है, लेकिन स्वस्थ की दशा नहीं, निराशा भरे दशा का बताओ उल्लेख किया गया है। विलाप करते हैं कभी, तो कहते हैं मेरे पैर जो है सीढ़ी के अंतिम डंडे पर पड़े हुए हैं जहां वे कांप रहे हैं। लेकिन जब मैं जवान था, अब कहोगे जवान तो आज है, नहीं, कविता को जो कविता का भाव क्या है? कविता का भाव यह है कि शरीर कमजोर है, अपने वृद्धावस्था और जीवन की अंतिम मौत तक को उन्होंने दर्शाया है, इसलिए निराशा भरे स्वर में भी व्यक्त कर रहे हैं। ये मत समझना कि उनकी आयु 25 साल की है और 25 साल की जब आयु है तो जवान है, नहीं, वो बात नहीं लिखी है, वो निराशाजनक भावों का उल्लेख किया गया है। सबके समझ में आ गया? तो कहते क्या है, मेरे पैर अंतिम डंडे पर पड़े हुए हैं और वो कांप रहे हैं। जब मैं जवान था तो क्या होता था, मेरे पैर जो थे वो सीढ़ी पर पड़ते थे तो ऊपर चढ़ते जाते थे और मुझे कभी भी भय नहीं लगता था। आज ये अंतिम पायदान पर भी मेरा शरीर कांप रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। इसका मतलब है कभी की जो शारीरिक दशा है बड़ी कमजोर है, कभी ऐसा अनुभव करता है कि वो बूढ़ा हो चुका है, कभी अनुभव करता है उसकी मौत निश्चित है, मौत होने वाली है, वो इस दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं रह पाएगा। कभी बताते हैं क्या कि कभी ये संसार जो था मुझे बहुत अच्छा लगता था, इस दुनिया में सुखी सुख था, लेकिन आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूं, बूढ़े हुए नहीं है, भाव उनके हैं, आज मैं जब बूढ़ा हो गया हूं तो संसार की
बताओ कोई भी प्रसन्नता मेरे लायक नहीं रह गई है। और बताते हैं शरीर की शक्ति पूरी तरह से छीड़ हो गई है, बहुत ही बूढ़े हैं और इतने बूढ़े हैं कि वो इस संसार में किसी भी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहते हैं हाय वो जवानी कब आएगी मेरे पास जो आज मेरे पास से चली गई है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो शरीर की शक्ति छीड़ हो जाती है, तो बताते क्या है वो जवानी शायद कभी वापस नहीं आएगी जो मेरे पास कभी हुआ करती थी। कौन कहता है? पीबी शैली ये व्यक्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे स्टेंजा में कहते हैं, पहला स्टेंजा में लिखा है, दूसरे स्टेंजे में वो कहते हैं, स्टेंजा में क्या कहते हैं? कहते हैं कि संसार मेरे काम क्या नहीं है, दुनिया मेरे किसी काम की नहीं। ये संसार मेरे काम का नहीं रहा है, अब तो मैं मरना चाहता हूं। दिन और रातों से चला गया है सुख मेरा, दिन और रातों से, दिन और रातें बेकार हो गई हैं, न तो दिन में चैन है न रात में चैन है, रात में नींद भी नहीं आती है और दिन में मैं इधर उधर निराशा भरे भावों में घूमता रहता हूं। इसलिए मैं कल्पना करता हूं कि वो समय कब आएगा जो मैंने कभी भोगा था, वो सुख जो मैंने कभी प्राप्त किया था, शायद मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस पर वो निराशा भरे भावों में कह रहे हैं कि मुझे आशा है कि वो समय कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। वो प्राइम, वो जीवन का स्वर्णिम अवसर जिसे जवानी कहा जाता है, वो शायद मेरे पास कभी नहीं आएगी, क्योंकि एक बार वो जाने चली गई है और ये बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा है, इस बुढ़ापे में मैं किसी चीज का अनुभव नहीं कर सकता हूं, कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकता हूं। जीवन का जो स्वर्णिम अवसर था, जीवन की जो गर्मी थी और जीवन का जो बसंत ऋतु थी, वो शायद चली गई है। अब बचा हुआ क्या है बेटे? बचा हुआ विंटर सीजन बचा हुआ है। विंटर की, जाड़े की तुलना की गई बुढ़ापे से, केवल मेरे पास वो बचा हुआ बुढ़ापा है। शायद ये बुढ़ापा मेरे जीवन को नष्ट कर देगा और वो जवानी मेरे पास कभी लौट कर नहीं आएगी। शरीर तो बेकार हो गया है मेरा, मैं चल भी नहीं सकता हूं, बैठ नहीं सकता हूं, न तो कोई सुख प्राप्त कर सकता हूं। ये बात लिखी गई है इस कविता में, यही से कविता खत्म हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आया? तुम कहोगे पता नहीं तुमने क्या क्या बताया, कुछ समझ नहीं आया। तो बताई है 3 बातें। एक, कभी बूढ़े हो गए हैं, नहीं बूढ़े, ये तो अभी 25 ईयर्स के हैं, भले निराशा भरे भावों में कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं आनंद प्राप्त नहीं कर सकता हूं, मैं जीवन, संसार और समय रूपी अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ हूं, अर्थात मेरी मौत निश्चित है, मैं उस पर खड़ा हुआ हूं और उसके बाद में मर जाऊंगा। मैं इस संसार के सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि वो जवानी जो मेरे पास कभी थी, वो सुख जो मैंने भोगे थे, शायद मेरे पास कभी नहीं आ पाएंगे। ऐसी आशा और अभिलाषा कवि की इस कविता में दर्शाई गई है। इसको क्या कहा गया है? निराशा भरे भाव। सभी बच्चे समझ गए हैं? कहोगे समझ गए हैं। आज ये कविता हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाएंगे। बेटे समझ में आया? पहले अंग्रेजी में सुनोगे, जो सुनोगे वही सेंट्रल आइडिया होगी। जो बात सुनोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है। क्या है? लेमेंट बाय पीबी शैली। बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है। इसका सेंट्रल आइडिया परीक्षा में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है, अभी बताएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, और सुनने के लिए अंग्रेजी में, ये तो अंग्रेजी में सुना जाता है। तो a lament is a poem composed by P.B. Shelley. P.B. Shelley has depicted the ideas which were full of disappointment and the sorrow, difficulties, afflictions have been described by P.B. Shelley in this poem. He thinks in his mind that he is old. He cannot get the pleasure of this earth. Pleasure of this earth. All the pleasures, all the joys, all the mirth have been gone, leaving him. So he is in the dejected mood. Dejection is the main motto of this poem. The poet
lives that he cannot stand the last step of the ladder. The ladder has been compared to the world. The ladder has been compared to the life. The ladder has been compared to the time. And when he was young, he stood strongly and straight on the first and the last step of the ladder. But now the strength and the power of the body has gone, leaving him. So he is in the dejected mood. He thinks in his mind that the prime of the life, the golden time of the life, will never come to him during his lifetime. He has also compared the winter to the old days. The winter has been compared to the old days. The old days is like the winter, and the spring season, the summer, has been compared to the prime of the life, the golden period of the life. That is why the poet thinks that the summer and the spring season has gone and the winter has come to him. That is why he thinks that his heart is fainted, and the winter of the old days is moving very slowly over his fainted heart. It will never come to him with happiness. It will come to him with sorrow and affliction. That is why he is very sad and gloomy. His mood is in the dejected position. It is the central idea of this poem. It is the theme of this poem, namely a lament composed by P.B. Shelley. बेटे समझ में आ गया होगा? कहोगे आ गया, नहीं भी आया कोई बात नहीं, क्योंकि कविता हिंदी में तो बताई गई थी, क्या क्या उसके अंदर है तो समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चे समझ में आ गया? कहोगे कविता खोल लो, लेमेंट बाय पीबी शैली, लेमेंट बाय पीबी शैली। आज जो है या तो हम अलंकार अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, या हम तुम्हें अगले वीडियो में तुम्हें देंगे, क्या देंगे, वोकैबुलरी में बहुत बढ़िया मैटर देंगे। समझ में आया? ऐसा है कि हर चीज दे नहीं पा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें बंधन में बंध के पढ़ाना पड़ रहा। बताया जाता है कि ये पढ़ाओगे, वो पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, रामलीला पढ़ाओ और हम अपने मन से नहीं पढ़ा रहे, हमसे बताया कि ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ। तो हम या तो आज अगला जो वीडियो आएगा उसमें वोकैबुलरी हम देंगे, और वोकैबुलरी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार देख लोगे वोकैबुलरी याद हो जाएगी। अथवा हम क्या देंगे, अथवा हम तुम्हें अलंकार पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। दो में से कोई एक चीज अगले वीडियो में आएगी। पर देखिएगा कविता बहुत अच्छी तरह से। मेरे प्यारे बच्चों, ए लेमेंट बाय पीबी शैली गा लीजिए। ए लेमेंट बाय पीबी शैली। देखो जहां से टेक्स्ट लिखा हुआ है, मिला सबको? मिला। लिखा ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। एक और इनके बाद, वर्ड के बाद भी ऐसा निशान है, यही इसके बाद। लाइफ के बाद भी एक ऐसा निशान है, और टाइम के बाद भी एक ऐसा निशान है। ओके है। ये संबोधन है, तो अलंकार का नाम हो गया संबोधन कारक अलंकार। माने कौन अलंकार है बताओ? कि पास्ट ऑफ। अलंकार का नाम क्या है? पास्ट ऑफ। APOS और POS, ए पास्ट, PROPHE, ए पास्ट ऑफ। इसे पास्ट ऑफी के भी नाम से जानते हैं। ए पास्ट ऑफ हैज बीन यूज्ड इन दी फर्स्ट लाइन, या ए पास्ट ऑफ हैज बीन यूज्ड इन दिस पोएम। सबके समझ में आ गया? कहोगे समझ में आ गया। अभी को समझाया नहीं, केवल पास्ट ऑफ बताया। अलंकार होता संबोधन कारक अलंकार। हमें आशा है, हमें विश्वास है कि हमारे बच्चे इसे समझ रहे हैं जो पढ़ाया जा रहा है। देखिए, ओह माने अरे, वर्ड माने संसार। अरे संसार, अरे को तुम कहोगे हाय, हाय भी कह सकते हो। हाय मेरे संसार, ओ वर्ड, हाय मेरे संसार, ओ लाइफ, हाय जीवन, ओ टाइम, हाय समय। अरे भी कहेंगे। ओ माने अरे, और वर्ड माने संसार। अरे संसार, ओ लाइफ, अरे जीवन,
संबोधित किया गया। हमें लगता है पहली लाइन सबकी समझ में आ गई होगी। कहोगे समझ में आ गई है। आन माने पर, पूस माने जिनके, लास्ट माने अंतिम, स्टेप्स माने डंडे, जिनके अंतिम डंडों पर, माने ज्यादा डंडे हैं लेकिन अंतिम डंडे की बात कही गई। जिनके, अब जिनके क्यों कहा गया? क्योंकि तीन चीजें हैं, संसार रूपी सीढ़ी, जीवन रूपी सीढ़ी, समय रूपी सीढ़ी के अंतिम डंडे पर, जिनके अंतिम डंडे पर, आई माने मैं, क्लाइंब माने चढ़ता हूं, जिनके अंतिम डंडे पर मैं चढ़ता हूं। अंतिम डंडे पर चढ़ रहे हैं, इसके ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं। ये छोटे बच्चे थे, यहां से यहां तक आए, फिर यहां से जब नीचे की ओर आता है आदमी, तब ये बताइए, लिखा है ये नहीं कि तुम कहोगे नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। यहां से तो छोटा बच्चा है, यहां से धीरे धीरे बड़ा हुआ, यहां तक गया, अर्थात जवान हो गया, उसके बाद में नीचे आ गए हैं। तो हालांकि है तो अभी वो 25 साल के, पर बताया ये गया है। तो कहता है जिनके अंतिम डंडे पर मैं चढ़ता हूं। हिंदी पहले देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, समझाएंगे बाद में। ओ वर्ड, अरे संसार, ओ लाइफ, अरे जीवन, ओ टाइम, अरे समय, आन माने पर, पूस माने जिनके, लास्ट माने अंतिम, स्टेप्स माने डंडों पर, आई माने मैं, क्लाइंब माने चढ़ता हूं, जिनके अंतिम डंडों पर मैं चढ़ता हूं। किनके अंतिम डंडे हैं? समय के, समय रूपी सीढ़ी के अंतिम डंडा, जीवन रूपी सीढ़ी का अंतिम डंडा, और बेटे संसार रूपी सीढ़ी के अंतिम डंडे के ऊपर मैं चढ़ता हूं। इसका मतलब भी बताया था, कभी बूढ़ा हो गया है और मरने वाला है। बूढ़ा तो नहीं हुआ है, पर बताए हैं कि वो बूढ़ा हो गया है, वो मरने वाला है। जिनके अंतिम डंडों पर मैं चढ़ता हूं। तो लाइन समझ में आ गई? कहोगे ट्रेम्बलिंग माने कांप रहे हैं। कौन कांप रहा? मेरे पैर। समझ में आ गया है? चढ़ेगा तो पैर से चढ़ेगा। कांप रहे मेरे पैर हैं, ऐट माने पर और दैट माने उस पर, माने जिस पर मेरे पैर पड़े हुए हैं अंतिम डंडे पर, वहां कांप रहे हैं। ट्रेम्बलिंग माने कांप रहे हैं, ऐट माने पर और दैट माने उस पर कांप रहे। कौन कांप रहा? कौन लिखा ही नहीं, मेरे पैर कांप रहे हैं। उस पर कांप रहे हैं पैर मेरे, उस पर कांप रहे मेरे पैर, उस पर कांप रहे हैं पैर मेरे। सबकी समझ में आ गया? कहोगे आ गया है। होयर माने जहां, आई माने मैं, हेड स्टूड माने खड़ा हुआ था, बिफोर माने पहले, अर्थात जिस पर मैं पहले कभी खड़ा हुआ था। अर्थात जिस पर अब मैं चल रहा हूं तो मेरे पैर कांप रहे हैं, लेकिन पहले कभी खड़ा हुआ था इस पर तो कुछ भी नहीं कांपता था। वही बताया, एक बार इस पर चढ़कर ऊपर तक आए, फिर ऊपर से नीचे आए यहां तक, तो इस पर अब उनके पैर क्या हो रहे हैं? कांप रहे हैं। प्यारे बच्चे समझ गए हो? कहोगे समझ गए हैं। ट्रेम्बलिंग माने कांप रहे हैं, ऐट दैट माने उस पर कांप रहे मेरे पैर, उस पर कांप रहे मेरे पैर। होयर माने जहां या जिस पर, आई माने मैं, स्टूड माने खड़ा हुआ था, बिफोर माने पहले, जिस पर मैं पहले खड़ा हुआ था, कांप रहे मेरे पैर उस पर जिस पर मैं पहले खड़ा हुआ था। प्यारे बच्चे समझ गए हो? कहोगे आगे चौथी लाइन। व्हेन माने कब, ओ बिल मानेगी, रिटर्न माने लौटेगी, द ग्लोरी माने शान, आप माने की, योर जो लिखा है
क्या लिखा है? योर। योर माने तो तुम्हारी हो गया, यहां पर अर्थ है हमारी। अवर लिखा, अवर माने हमारी। ये किताब तो नहीं, गलत है, पर ये नहीं होना चाहिए। क्या? योर। कहता है वेट माने कब, और बिल मानेगी, रिटर्न माने लौटेगी, द ग्लोरी माने शान, आप माने की, आवर माने हमारी, प्राइम माने जवानी, मेरी जवानी की शान कब लौटेगी। अर्थात मैं बूढ़ा हो गया, जवानी मेरे पास कब लौट कर आएगी, कब लौटेगी, जवानी की शान मेरे पास कब लौटेगी, लौट के कब वो आएगी, जवानी की शान मेरे पास लौट के कब आएगी। अर्थात शरीर में कोई बूढ़ा है, बूढ़ा शरीर है, शायद जवानी मेरे पास कभी लौट कर नहीं आएगी। प्यारे बच्चे समझ गए हो? कहोगे यस। लिखा है नो माने नहीं, मोर माने ज्यादा, बेटे ओह माने अरे, नेवर माने कभी नहीं, मोर माने ज्यादा, और ज्यादा ये कभी न आएगी, माने जवानी शायद कभी लौटकर मेरे पास नहीं आएगी। क्या पहला स्टेंजा समझ गए हो? कहोगे समझ गए हैं। तो पहले स्टेंजा में क्या क्या बताया गया है, आज एक्सप्लेनेशन भी बता रहे हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान सुनोगे, एक्सप्लेनेशन पहले हिंदी में सुनो ताकि मालूम हो जाए, बहुत से बच्चे समझ नहीं पाएंगे एक्सप्लेनेशन क्या क्या बता दिया है। तो पहली लाइन हिंदी में, फिर अंग्रेजी, फिर हिंदी, अंग्रेजी हिंदी सब बताएंगे। बहुत ध्यान सुनोगे एक्सप्लेनेशन में क्या है, देखो बहुत ध्यान से सुनो। कहना चाहता है पहली लाइन में क्या, कभी संसार जीवन और समय को संबोधित करता है। वह संसार की तुलना एक सीढ़ी से करता है और सीढ़ी के अंतिम डंडे पर वो खड़ा हुआ है। उस अंतिम डंडे पर उसके पैर कांप रहे हैं, लेकिन जब वो जवान था तब वो उस पर खड़ा हो जाता था बिल्कुल ही सीधा। पर उसका शरीर जब आज बूढ़ा हो गया है, उसके शरीर से शक्ति खत्म हो गई है, तो उसके पैर इस पर कांप रहे हैं। वो आशा करता है कि जवानी, वो सोचता है जवानी उसके पास लौट कर आएगी। फिर वो आशा करता है शायद ये जवानी उसके पास लौट कर कभी नहीं आएगी। क्या बेटे इतना ही तो पढ़ाया है, इतना ही पहले इसने पढ़ाया है? कहोगे इतना ही पढ़ाया। इसको अगर अंग्रेजी में हम अनुवाद कर दें जो हमने अभी हिंदी में बताई, वही इसका एक्सप्लेनेशन होता है। प्यारे बच्चे समझ गए हो? कहोगे यस। तो सुनो बहुत ध्यान से। द पोएट एड्रेसेस टू द वर्ल्ड, टू लाइफ एंड टू टाइम। द पोएट एड्रेसेस टू द वर्ल्ड, टू द लाइफ एंड टू द टाइम। He thinks that he is old and the power of the body has gone. So he thinks in his mind that he is standing on the last step of the ladder. The ladder has been compared to the world, life and time. So his feet are trembling very fast because there is no strength in his body because of his old age. He hopes in his mind that the prime of the life will return to him. He hopes in his mind that the prime of the life will return to him. But after some time, he thinks again and again, and he believes that the prime of the life will never come to him. In this way, he is about to die. It is the last period of his life. बेटे, it is the explanation of this stanza. प्यारे बच्चे समझ गए होगे? होगे हाँ समझ गए हैं। कुछ ना कुछ तो समझे होगे? कहोगे यस। दूसरा स्टेंजा देखो। क्या करें? दूसरा देखिए बेटे मेरे प्यारे बच्चों, आउट ऑफ माने से। आउट ऑफ माने से कहोगे से कैसे हो गया? आउट ऑफ माने से बताएंगे भी। कहता है आउट ऑफ माने से, में से, आउट ऑफ माने में से,
आउट और ऑफ का अर्थ होता है में और से। नहीं जान पाए हो? जैसे एक बच्चे ने 50 में से 49 अंक पाए, 50 में से 49, 50 में से 49, इसकी अंग्रेजी लिखनी हो बेटे, सभी बच्चे देखेंगे तो 50 में से 49, तो अंग्रेजी पीछे से सदैव लिखी जाती है। पीछे से, पीछे क्या बना है? 49 है, 49, तो लिखेंगे 49 आउट ऑफ। आउट ऑफ का भी क्या बताया था? में से। आउट ऑफ, आउट ऑफ, फिर ये वाली अंग्रेजी लिखेंगे आगे तो हो जाएगा क्या? 50। 49 आउट ऑफ 50, 50 में से 49। तो आउट ऑफ का अर्थ क्या हो गया? में से। सबके समझ में आ गया? आउट ऑफ पढ़ा रहे हैं तो आउट ऑफ माने में से, डे एंड नाइट, दिन और रातों से। आउट ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रातों से। आउट ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रातों से। ए माने एक, जॉय माने आनंद, हैज टेकन फ्लाइट। टेक माने लेना, टेकन माने ले ली है, फ्लाइट माने उड़ान। टेकन माने ले ली है, फ्लाइट माने उड़ान। जब उड़ान कोई जहाज लेगा तो चला जाएगा वहां से, तो कहता चला गया है। हैज टेकन माने ले ली है, बताओ क्या ले ली है? फ्लाइट माने उड़ान। तो किसने ले ली है? खुशियों ने उड़ान भर ली है, मेरे दिन और रातों से। खुशियों ने उड़ान भर ली है, अर्थात मेरे दिन और रातों में कोई खुशी नहीं रही है, न तो रात में चैन है न दिन में चैन है, बहुत ही निराश हूं। बेटे समझ में आ गया? दिन और रातों से खुशियों ने ले ली उड़ान है, खुशियों ने भर ली उड़ान है, दिन और रातों से। आउट ऑफ डे एंड नाइट, जॉय हैज टेकन फ्लाइट। आउट ऑफ डे एंड नाइट, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, खुशियों ने भर ली उड़ान है, दिन और रातों से। सबकी समझ में आ गया होगा? तो हो गया, आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया? There is no joy and happiness in the life of the poet. He feels the dejection in the night and the day. There is no hope of the poet of the joy in the night, and also the difficulties and the sorrows are full of in the day. So he does not want to live in this world more and more. बेटे समझ में आ गया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पढ़ा तो हिंदी में रहे हैं, समझा भी रहे हैं, समझ जाना बेटे। जो जो बताएं हिंदी में तो समझ ही जाते होंगे मेरे प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे। दूसरी लाइन, फ्रेश। फ्रेश माने ताजी, ताजी होता है। स्प्रिंग माने बसंत ऋतु, ताजी है बसंत ऋतु। समर माने गर्मी, ये गर्मी और समर। समर का मतलब गर्मी और स्प्रिंग सीजन माने बसंत ऋतु। बसंत और गर्मी की तुलना किससे की गई? जवानी से की गई। तो बसंत और गर्मी कहता है, बसंत और गर्मी ने, बसंत ऋतु और गर्मी ने क्या किया है? उसके जीवन से उड़ान भर ली है। बताओ क्या भर लिया है? चली गई है। कहता है बसंत ऋतु और गर्मी भी मेरे जीवन से चली गई है। बेटे समझ में आया? क्या चला गया है? बसंत और गर्मी। बेटे लिखा है फ्रेश स्प्रिंग। फ्रेश माने ताजी, स्प्रिंग माने बसंत ऋतु, एंड माने और, समर माने गर्मी। बसंत ऋतु और गर्मी भी मेरे जीवन से उड़ान भर ली है। प्यारे बच्चे समझ में आया? ओके। आगे लिखा है, ये किससे तुलना की गई? पूरी हो जाने दीजिए। बसंत ऋतु और गर्मी मेरे जीवन से चली गई। बसंत ऋतु और गर्मी की तुलना किससे की गई है? बताओ। जवानी से की गई है। अब लिखा क्या है? एंड विंटर हावर। विंटर माने जाड़े का, HOAR, हावर, HOAR, ये हावर लिखा है। इसका अर्थ होता बुढ़ापा, सफेद बालों वाला। बताओ बुढ़ापा, बताओ क्या? बुढ़ापा। हावर माने सफेद बालों वाला, अर्थात बुढ़ापा, बूढ़ा व्यक्ति होता है। सबकी समझ में आया? और इस
विंटर लिखा, विंटर माने जाड़ा, जाड़े की तुलना किससे की गई है? बुढ़ापे से। तो कहना चाहता है मेरे पास बचा क्या है? बताओ, जाड़े रूपी बुढ़ापा बचा है, बुढ़ापा रूपी जाड़ा बचा है। जाड़े की तुलना की गई है किससे? बुढ़ापे से। विंटर आवर, बेटे समझ में आया? जाड़े का बुढ़ापा, जाड़े रूपी बुढ़ापा। मुंह माने चलता है, माए माने मेरे, फेंट माने मुरझाए हुए, हर्ट माने दिल पर, मेरे मुरझाए हुए दिल पर चढ़ता है या चलता है। मुंह माने चलना, गति करना, चढ़ना। बताओ, जाड़े रूपी बुढ़ापा, बुढ़ापे रूपी जाड़ा, जाड़े रूपी बुढ़ापा किस पर गति करता है, किस पर चढ़ता है? मेरे मुरझाए हुए दिल पर चढ़ता है जाड़े का बुढ़ापा, मेरे मुरझाए हुए दिल पर चढ़ता है जाड़े का बुढ़ापा। सबके समझ में आया? बुढ़ापे की तुलना किससे की गई? जाड़े से की गई है। और जाड़े रूपी बुढ़ापा क्या होता है? मेरे मुरझाए हुए हृदय किसका ऐसा है? कभी का मुरझाया हुआ है, उस पर चढ़ता है। आगे कैसे चढ़ता है? विद ग्रीफ माने दुख से चढ़ता है, अर्थात इस बुढ़ापे में क्या है? बुढ़ापा जो है, जाड़े रूपी बुढ़ापा, वो दुख लेकर आया है। विद ग्रीफ माने दुख को लेकर आया है। विद का अर्थ है लेकर आना, नहीं समझ पाए हो? आई हैव कम विद ए बुक, मैं किताब लेकर आया हूं। अंग्रेजी तो तुम जानते होगे। आई हैव कम हियर विद ए बुक, मैं एक किताब लेकर यहाँ आया हूं। लेकर होता है, विद माने लेकर आया है, ग्रीफ माने दुखों को लेके आया है। कौन? ये जाड़े रूपी बुढ़ापा, जाड़े का बुढ़ापा दुखों को लेके आया है। बट माने लेकिन, विद माने लेकर आएगा, डिलाइट माने खुशियों को, नो माने नहीं, मोर माने ज्यादा, लेकिन खुशियों को लेके नहीं आएगा। ये जाड़े का बुढ़ापा दुखों को लेके आया है, ये जाड़े का बुढ़ापा खुशियों को लेके नहीं आएगा, ये जाड़े का बुढ़ापा। लगता है बेटे, हमें विश्वास है कि तुम समझ गए होंगे। अरबी भाषा में कहा जाता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम समझ गए होंगे। आगे एक लाइन और बची है, ओह नेवर मोर, अरे कभी नहीं, ये खुशियों को लेके आएगा, जाड़े का बुढ़ापा। सबके समझ में आ गया? यस। एक्सप्लेनेशन हिंदी और अंग्रेजी में सुनो। बताते हैं क्या कहता है? दिन और रातों से एक जो आनंद था, खुशियां थी, वो चली गई हैं। माने जीवन में कभी के कोई खुशी नहीं है। दिन भी उसके निराशाजनक हैं, रातें भी निराशाजनक हैं। अब कभी सोचता है क्या कि मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं रहेगी, खुशियां नहीं रहेंगी तो क्या हो जाएंगे? दुख हैं, कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, उसके दिन और रातों में भरी हुई हैं। वो संसार में जीना नहीं चाहता है, मरना चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे समझ गए हो? हिंदी बता रहे हैं। आगे उसने बताया क्या कि स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, और गर्मी की तुलना की गई है जवानी से। अब कहता है बसंत ऋतु और गर्मी भी उसके जीवन से चली गई, अर्थात जवानी उसके जीवन से चली गई। बचा क्या है जब जवानी चली जाएगी? बुढ़ापा बचेगा। तो कहता है बुढ़ापा मेरे पास बचा है, और बुढ़ापा की तुलना किससे की गई? जाड़े से। जाड़े का बुढ़ापा बचा है, जाड़े का बुढ़ापा बचा है। और ये बुढ़ापा जो है वो दुखों को लेके आया है। किसको लेके आया? दुखों को। और दुखों को जब लेके आया है तो मेरे मुरझाए हुए हृदय दिल कैसा है? कभी का मुरझाया हुआ। इस मुरझाए हुए दिल पर धीरे धीरे गति करता है, चढ़ता है, दौड़ता है, लेकिन ये खुशियां लेकर कभी नहीं आएगा, ऐसी कभी की आशा है। सब लोग समझ गए? कहोगे हाँ समझ गए, ये नहीं कहोगे नहीं समझ पाए। अंग्रेजी में सुन लो, बहुत ध्यान से सुनोगे, ये नहीं कहोगे कि हम सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। The poet thinks in his mind that the happiness and the joy have gone leaving him. He has compared the spring season and the summer to the prime of his life. So the prime of his life has gone. He is very old. In this way, the winter has come to him. The winter has been
affliction, difficulties and the sorrows. He thinks in his mind that it will never come to him with delight and happiness. That is why he is in the dejected position. He is gloomy. He is very sad because of the old days. Old days cannot give him any happiness. It gives only the difficulties and the sorrows of life. It is the explanation of these lines. बेटे समझ में आ गया? यहां से कविता खत्म हो जाती है और हम लेते हैं तुमसे विदाई।